कैसे हैं आप लोग फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम लोग बात करें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। पिछली क्लास में हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक से जो आयोग ने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे थे उनका एनालिसिस किया था कि कैसे क्वेश्चन आयोग पूछता है, फैक्ट पूछता है या कॉन्सेप्ट पूछता है, वो सब कुछ हमने यहाँ देखा था। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे विस्तार से, इसमें कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी भारत की अवस्थिति। तो पहले हम जानते हैं भारत की अवस्थिति क्या है, कहाँ स्थित है, किस अक्षांश और किस देशांतर पे है। तो पहले हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, मान लो ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी की ये 0 डिग्री है, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, ये है आपका भूमध्य रेखा, या इसे बोलते हैं आपका विषुवत रेखा। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं आपका उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जो विषुवत रेखा की जो समानांतर रेखा खींचते हैं हम, ये इसको बोलते हैं हम क्या, अक्षांश। इसको बोलते हैं हम अक्षांश, या इंग्लिश में बोलते हैं हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और जो विषुवत के लंबवत खींचते हैं हम विषुवत के, उसको बोलते हैं हम देशांतर। इसको बोलते हैं हम देशांतर। देशांतर इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लैंगिट्यूड। लैंगिट्यूड। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। लैटिट्यूड लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड जो लंबवत होती है। ठीक है, तो जो विषुवत के क्षैतिज होती हैं या विषुवत से जो लेटी होती हैं उसको बोलते हैं अक्षांश, और जो विषुवत के लंबवत होती हैं उसको बोलते हैं हम देशांतर। ठीक है, ये हो गई आपकी अक्षांश और देशांतर। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत किस अक्षांश और किस देशांतर पे है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये आपका मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री की, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। यहां पर आपको मिलेगी 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। फिर आपको 66.5 डिग्री पर मिलेगा ऊपर उत्तरी गोलार्ध में ही आर्कटिक व्रत। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका नीचे आ जाइए, यहां पर आपका मकर रेखा, 23.5 डिग्री पर। फिर आपका 66.5 डिग्री पर है आपका
अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री पर मिलेगा आपको कर्क रेखा, फिर 66.5 डिग्री पर मिलेगा आपको आर्कटिक वृत्त, नीचे आएंगे तो आपको 23.5 डिग्री पर मिलेगी मकर रेखा, और आपको नीचे आएंगे तो 66.5 डिग्री पर मिलेगी आपको अंटार्कटिक वृत्त। तो भारत कहाँ पर है, और ये रही आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये आप जैसे कि जानते हैं ये 0 डिग्री के ऊपर भाग उत्तरी गोलार्ध में है और नीचे वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर के ये पूर्वी गोलार्ध हुआ और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हुआ। तो भारत आपका कहाँ है, कर्क रेखा के बीच। भारत जैसे कि जानते हैं कि आप कर्क रेखा है वो भारत के बीच से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर अवस्थित स्थित है भारत आपका। ये कुछ ऐसे ही है। ये आपका भारत है, ठीक है। तो कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में एवं पूर्वी देशांतर में कहाँ है, देखिए उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री के ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। तो भारत की अवस्थित कहाँ हो गई आपकी, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये आपका, अब इसमें बात करते हैं कि भारत किस अक्षांश में है और आपका किस देशांतर में है। ये तो आप समझ गए ना कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिसके मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। एक प्रिंट शॉट ले लीजिए अगर लेना हो जो। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारत की, कि भारत किस अक्षांश में है और किस देशांतर में है। तो जैसा कि हम जानते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। तो भारत का जो उत्तरी भाग है ये वाला, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट। जब भी अक्षांश को पढ़ते हैं ना तो पहले डिग्री में पढ़ते हैं, फिर मिनट में पढ़ते हैं, और फिर अगला अगर हो तो उसको ऐसे सपोज मान लीजिए ऐसे ये लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट और 2 सेकंड, ऐसे पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ है 37 डिग्री और 6 मिनट, और नीचे आइए ये 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये है आपका इंदिरा कॉल, ठीक है। नीचे है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है। इसको बोलते हैं केप कमोरिन भी कहते हैं, केप कमोरिन में भी स्थित है ये, तो वो लिख लीजिए केप कमोरिन, ठीक है। ये आपका रहा, ये आपका इसको बोलते हैं किबिद, दिख रहा ना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में किबिद, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। फिर ये आपका गौर माता
ये है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में आपका ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट। इसको सर क्रीक भी यहाँ पर कहते हैं, कभी पूछ देता कि सर क्रीक, ठीक है, तो याद रखिएगा सर क्रीक भी है, ठीक है। तो आपका इंदिरा कॉल कन्याकुमारी नीचे किबिद अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट। गौर माता 68 डिग्री और 7 मिनट। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि अगर दक्षिणतम बिंदु पूछता है, ये तो हुआ भारत की मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट जो आपका ये अक्षांश है, ये आपका मुख्य भूमिका। अगर आपसे पूछे दक्षिणतम बिंदु, तो आपको यहाँ पर है, इसे बोलते हैं 60 डिग्री 45 मिनट। ये आपका इंदिरा दिख रहा ना, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप इसको बताइएगा 68 डिग्री 45 मिनट, जो कि आपका इंदिरा पॉइंट में। अगर आप पूछे मुख्य भूमिका, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब कैसे से याद रखेंगे, जैसे अब कभी आप देखे होंगे, मूवी देखे होंगे आपने, तो देखा होगा आपने कॉलेज में कैसे कोई लड़का जो होता है प्रपोज करता है, तो बिल्डिंग पे चढ़ के तो कॉल करता है ना, तो याद रखिएगा इंदिरा कॉल। अगर इंदिरा कॉल याद है तो इंदिरा पॉइंट तो आपको दक्षिणतम याद ही रहेगा आपका, ठीक है। तो बिल्डिंग में चढ़ के कोई भी बात प्रपोज करेगा, इंदिरा कॉल, ऊपर चढ़ रहा है ना, तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिद और गौर माता। ये आपका हो गया अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। अब हम बात करते हैं कि कितने इनके बीच में कितने अक्षांश रेखाएं हैं और कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो हम देखें, अगर अक्षांशी एवं अक्षांशी विस्तार अगर हम बात करें, अगर हम, तो 37 डिग्री 6 मिनट में अगर घटा दें हम 8 डिग्री तो 4 मिनट, कितना आएगा, वही अप्रॉक्सीमेट 29 डिग्री 2 मिनट आएगा, ठीक है। तो लगभग मान लीजिए हम 30 डिग्री लगभग। और ऐसे अगर हम देशांतरी विस्तार देखें, देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें, तो ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। कितना आएगा आपका, ये भी 29 डिग्री 80 मिनट के आसपास आएगा आपका ये, ठीक है। तो इसको भी मान लीजिए हम 30 डिग्री लगभग मान लेते हैं हम। तो अगर हम ऐसे देखें 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, तो इसका मतलब वो लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होंगी हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ग्लोब में देखा था कि जो अक्षांश होते हैं वो तो समानांतर होते हैं विषुवत के। जैसे आप रेल की पटरी देखें कभी आप, तो सीधी जाती हैं, तो वो एक समानांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो वही है, अक्षांश समानांतर होते हैं, ये आपस में, इनकी बीच की जो दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है। ये 111 किलोमीटर होती है इनकी बीच की दूरी। जबकि अगर हम देशांतर की बात करें, ये आपका देशांतर है, तो ये विषुवत रेखा आपकी हुई। तो विषुवत रेखा पर जो देशांतर के बीच की दूरी है ना, वो सबसे अधिक है। देखिए, ये देखिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप, इनकी बीच दूरी कम होती जा रही है और ये ध्रुवों पर जाकर
एक हो जा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, जैसे आप छाता देखें, छाता देखिए कैसे ऊपर जाके मिल जाता है सब कुछ, तो वो समझिए आप। इसे समझिए ट्रेन की पटरी और समझिए छाता। तो इसलिए ये तो 30 डिग्री जो अक्षांश है वो तो हर जगह बराबर है, लेकिन देशांतर जो हर जगह सेम नहीं है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक लंबाई इनकी बीच की जो है चौड़ाई, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कि चौड़ाई क्या हो रही है, कम हो जा रही है। इसीलिए लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है। ठीक है, इसलिए इनकी जो लंबाई है वो है आपका 3214 किलोमीटर, और जो आपकी चौड़ाई है वो है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई जब अक्षांश और देशांतर की जो डिग्री है वो 30 डिग्री दोनों बराबर हैं, तो इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर क्यों नहीं हुई? तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश जो होता है वो समानांतर रेखाएं होती हैं विषुवत के, वो कभी उनकी बीच दूरी कम नहीं होती है। और जबकि देशांतर क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाती हैं वो क्या होती है, उनकी बीच दूरी कम होती जाती है। इसलिए ये इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका चौड़ाई और ये हुई आपकी लंबाई, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर चौड़ाई हुई आपकी, और ये हुई आपकी लंबाई। ठीक है, एक बार प्रिंट शॉट लेकर ले लीजिए, आगे हम देखते हैं। समझ गया इतना? ये सब समझ में आ रहा ना? ये देखिए, ये आपका अक्षांश और देशांतर हो गया है। यही भारत की अवस्थिति है। भारत कहाँ, अगर कोई पूछे भारत कहाँ है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है, नंबर 1। नंबर 2, भारत का जो उत्तरी भाग है वो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा है, और जो नीचे है वो 8 डिग्री 4 मिनट, जो कहाँ, कन्याकुमारी में, ये मुख्य भूमिका है। और अगर आप पूछे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये आपका हो गया भारत की अवस्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं भारत के आगे। अब ये तो हो गया कि भारत के अक्षांश और देशांत। अब देखते हैं भारत किस कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है या उपोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं, मान लेते हैं कि पृथ्वी आपका, सपोज करके ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जैसे कि हमने देखा था, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये आपका 23.5 डिग्री है। ठीक है, नीचे आ जाइए आपका, ये आपका 23.5 डिग्री ये भी है, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ये है आपकी, और ये आपकी मकर रेखा। ठीक है, और ये आपका 66.5 डिग्री पर है आपका आर्कटिक वृत्त, और नीचे आपका 66.5 डिग्री पर है आपका अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि भारत है उसके जो कर्क रेखा है उसके मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत आपका यहाँ, ये इसको भी दिखा दीजिए आप, 0 डिग्री की देशांतर रेखा। ठीक है, तो भारत आपका यहाँ पर है, सपोज मान लीजिए मैं एक बिंदु बनाता, मान लो आपका भारत ये है। ठीक है, तो अभी हम हल्का देख लेते हैं क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो 0 डिग्री के जो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, और 23.5 डिग्री से ऊपर इसको बोलते हैं हम क्या? उपोष्ण कटिबंध,
उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को अगर देखें हम, इधर देखते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर है आपका उपोष्ण कटिबंध। तो भारत कहाँ है? उष्ण देखो ये आपका ना, ये वाला भाग, ये कहाँ है आपका? उष्ण कटिबंध में है। और इसका ऊपरी भाग देखिए कहाँ है? उपोष्ण कटिबंध में। तो भारत कहाँ है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, मतलब अगर हम देखें मैप में, अगर हम इसमें देखें, जो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है, ये वाला, ये कहाँ है आपका? उष्ण कटिबंध में है। और जो कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है, ये आपका उपोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, तो भारत कहाँ है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये रहा आपका भारत। मतलब इसके नीचे कर्क रेखा के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा उष्ण कटिबंध। जैसे कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये दो भागों में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं एक नया वीडियो बनाकर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, हमने देख लिया भारत की अवस्थिति कि भारत किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है। अब फिर हमने देखा कि भारत किस कटिबंध में है। फिर हमने देखा भारत के अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस को कौन सा कोण बन रहा है। ठीक है, वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे कर्क रेखा की, क्योंकि हम जानते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है। तो इसमें जो आयोग क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, तो हम बात करते हैं हम कर्क रेखा की। ठीक है, जैसा कि हम हल्का मैप एक बार थोड़ा सा मैप बना के देखते हैं आपको। ये मान लीजिए, ठीक है, हमें इतनी ज़रूरत है मैप की। तो हम देखते हैं, तो हम जैसे हम जानते हैं कर्क रेखा आपको मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित हैं या स्थित है। तो सब हम एक क्रम देखते हैं, पहले कौन कौन सा है। इसको इधर बनाते हैं, सॉरी इधर, चलिए देखते हैं। सॉरी, मान लीजिए आपका ये भारत है। ठीक है, कुछ सपोज मान लीजिए कुछ इस तरह से है, मान लीजिए ठीक है। ये आपका, क्योंकि हमें उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कर्क रेखा से, तो हम इतना ही बनाते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा जैसे कि जानते हैं हम लोग, कर्क रेखा में मध्य से होकर गुजरती है, मध्य से। इसको और नीचे ला दीजिए इसको। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं पहला हमारा है गुजरात। तो हम एक ऐसे मैप ड्रॉ कर लेते हैं। पहला हमारा गुजरात, फिर है आपका राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़, और फिर है आपका
झारखंड, फिर है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के आगे जाएंगे तो भारत के भाग एक है आपका त्रिपुरा और एक आपका मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके स्टेट हैं जो कर्क रेखा, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इनका एक क्रम पूछ लेता है कि क्रम क्या है, तो क्रम याद कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ये आपका ये है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि पूछता है कि कर्क रेखा पर अवस्थित इन राज्यों की राजधानियाँ या इनके निकटतम जो शहर हैं उनके नाम पूछता है। तो कर्क रेखा के कौन से निकटतम शहर हैं वो जो पूछा गया है वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन शहर के नाम पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें 2-3 क्वेश्चन है। एक तो पूछता है कर्क रेखा के निकटतम शहर का नाम पूछता है। निकटतम शहर आपको नाम दे देगा, पूछेगा इनसे कौन कौन से निकटतम शहर हैं। ठीक है, एक तो पूछता है इनसे कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित राजधानी सेम ऐसे दक्षिण में राजधानी पूछता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी राजधानी अवस्थित है या स्थित है। दक्षिण में अवस्थित राजधानी। फिर पूछता है कर्क रेखा के से सबसे दूरी पर अवस्थित राजधानी। ठीक है, या और कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानी। 2 चीज़ और पूछता है, सबसे दूर स्थित राजधानी, दूर स्थित राजधानी। फिर पूछता है आपका सबसे निकटतम राजधानी, सबसे निकटतम राजधानी। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें कि कर्क रेखा के निकटतम शहर का नाम बताइए, आपको नाम दे देगा, पूछेगा इनमें कौन सा कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। फिर पूछेगा कर्क रेखा के कुछ राजधानी के नाम दे देगा, ये बोलेगा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है या कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। फिर पूछेगा दक्षिण में अवस्थित राजधानी वही। फिर सबसे कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी, दूर का मतलब ये नहीं कि जो लद्दाख ऊपर पहुंच गए, मतलब जो कर्क रेखा में स्थित राज्य उनकी राजधानी के बारे में पूछता है ये। ठीक है, और इसे सबसे निकटतम राजधानी के बारे में पूछता है। तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं मैप में एक बार। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे सपोज ये कर्क रेखा है आपकी, ये मान लीजिए आपने कर्क रेखा है। ठीक है, ये आपने करके रेखा मान ली। अब पहला है आपका गुजरात, फिर है आपका राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़ और फिर है आपका झारखंड
फिर है आपका पश्चिम बंगाल, फिर है आपका त्रिपुरा, और फिर है आपका मिजोरम। पश्चिम बंगाल के बगल में बीच में बांग्लादेश भी पड़ता है, तो अगर पूछे बांग्लादेश के पूरब में तो त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट हो गए जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, मतलब स्थित हैं। अब इनकी राजधानी देख लीजिए, जैसे कि गुजरात की है गांधीनगर, तो राजस्थान की है जयपुर, मध्य भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, तो अब पश्चिम कोलकाता, मिजोरम और आइजोल। ठीक है, अब हम जैसे कि पूछता है कर्क रेखा के निकटतम शहर, तो जैसे कि मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में भोपाल है आपका, एक मिनट, ठीक है। अब पूछा है निकटतम शहर, गुजरात में है, यहाँ लिख लेता हूँ आपको मैं, गुजरात का है आपका गांधीनगर, ठीक है। फिर आपका राजस्थान में आपका जोधपुर, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही शहर ही निकट है, जैसे राजस्थान में बांसवाड़ा भी है सबसे निकट, लेकिन एग्जाम में इन्हीं पूछा गया है इसलिए हम इन्हीं को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में आपका है भोपाल है, जबलपुर है, आपका उज्जैन है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ आ जाइए, छत्तीसगढ़ के में सबसे रायपुर है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है आपको झारखंड है, रांची शहर है, रांची। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, ये आपका कोलकाता है, फिर आपका त्रिपुरा है, मिजोरम, सॉरी त्रिपुरा का है अगरतला, और मिजोरम का आपका आइजोल जो इसके निकटतम अवस्थित है, आइजोल। अब पूछेगा कि सबसे दूर स्थित कौन सी राजधानी है, तो है आपका राजस्थान का जयपुर, और सबसे निकट रांची, इसको भी लिख लेते हैं, सबसे दूर स्थित राजधानी क्या है आपका जयपुर, और सबसे नज़दीक है आपका रांची। ठीक है, ये आपके हो गए कर्क रेखा पर स्थित शहरों के नाम जो क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है कि कर्क रेखा पर सबसे लंबी दूरी कर्क रेखा में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद आपका गुजरात में, और सबसे कम कहाँ है, राजस्थान में होना चाहिए सबसे कम शायद, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत की अवस्थित, देखा हमने किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, किस गोलार्ध में है, हमने सब कुछ देखा। कर्क रेखा देखा सॉरी कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, ये देखा हमने। फिर उनके शहरों के नाम देखा, सबसे निकटतम, सबसे दूर, ये सब देखा। अब हम कल देखेंगे मानक रेखा। ठीक है,
पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे, पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में देखेंगे, फिर मानक रेखा और समय कैसे निकालते हैं भारत का, वो सारा सब कुछ हम देखेंगे। तो जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और उसका लाभ ले सकें। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, कल फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।